Hello friends, welcome to Honest Tutorial for your better understanding. Hello friends, this is Akram Sheikh and you are watching your own channel Honest Tutorial. Friends, now today we will discuss पोस्टल सर्विसेज। पोस्टल सर्विसेज क्या है हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। जो हमारा जो चैप्टर है बिजनेस सर्विसेज 1 उसका एक ये जो बिजनेस की जो सर्विसेज है यानी कि इंश्योरेंस का सर्विस है, बैंकिंग है, पोस्टल है, गोडाउन है, वेयर हाउसिंग है, इसके अंदर से एक पार्ट है ये पोस्टल सर्विस। तो आज हम इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पोस्टल सर्विसेज प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द रिटर्न इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। यानी पोस्टल सर्विसेज एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है जहाँ पे रिटर्न इन्फॉर्मेशन और या तो कम्युनिकेशन बातचीत करनी है यहाँ पे लिखित में, तो इसके लिए ये बहुत ही मुख्य भूमिका यहाँ पे निभा रही है। इट इज़ एसेंशियल टू पास ऑन इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर स्पीडली विदाउट इंटरप्शन। तो ये बहुत ज़रूरी हो गया कि एक जगह से अगर लिखित कोई अगर हमें पत्र लेखन करना है और अगर हमें वो किसी और को भेजना है दूसरी जगह पे, बराबर, और वो भी किसी बाधाओं के बिना, तो यहाँ पे हमें पोस्टल सर्विस हमें बहुत यहाँ पे काम आती है। द सेम सर्विस कैन बी अवेलेबल थ्रू प्राइवेट पोस्टल सर्विसेज यानी कि कुरियर सर्विसेज। और सेम टू सेम ऐसी ही सर्विस हमें प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई देता है तो वो कौन है, कुरियर सर्विस हमको देती है। और आंगड़िया टू यानी आंगड़िए के जरिए भी हम लोग हमारा जो रिटर्न कम्युनिकेशन अगर इन्फॉर्मेशन किसी को भेजनी है एक जगह से दूसरी जगह तो हम लोग भेज सकते हैं। टू इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस यूनिट्स, चाहे अगर वो किसी इंडिविजुअल को भेज रहे हैं, किसी एक व्यक्ति को भेज रहे हैं या फिर कोई बिजनेस यूनिट को हम लोग भेज रहे हैं। द इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट हैज़ बीन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज फॉर मोर देन 150 ईयर्स। फ्रेंड्स, ये पोस्टल डिपार्टमेंट जो है इंडिया के अंदर वो कितना साल पुराना है, 150 ईयर्स पुराना ये डिपार्टमेंट है। Postal department is providing services other than just postal services like money order, acceptance of various forms of deposits। यानी पोस्टल डिपार्टमेंट है वो सिर्फ यानी कि ये पोस्ट का यानी कि जो हम लोग पत्र जो लिखते हैं उसको हम लोग एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए ही यही सिर्फ सेवा हमको नहीं देता है पोस्ट डिपार्टमेंट, लेकिन दूसरी सेवाएं भी ये हमको देता है। जैसे कि पोस्टल ने क्या बोला, मनी ऑर्डर। मनी ऑर्डर यानी कि अगर हमें पैसा किसी को भेजना है तो वो पैसा भी जिसको भेजना है वहाँ पे वो पहुँचाते हैं, उसके घर पे या उसके एड्रेस पे जाके उस चीज़ को पैसा को पहुँचाते हैं। फिर एक्सेप्टेंस ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ डिपॉजिट्स, या फिर दूसरी प्रकार के कोई भी डिपॉजिट्स है उसके भी फॉर्म्स को ये लोग कलेक्ट करते हैं। थ्रू स्मॉल सेविंग प्लान्स, छोटे छोटे सेविंग के प्लान्स ये लोग लेके आते हैं। फिर पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, तो ये लोग इंश्योरेंस का भी ये लोग काम कर रहे हैं। कौन सा, जीवन जीवन बीमे का भी ये लोग काम कर रहे हैं। एंड रूरल इंश्योरेंस स्कीम्स, तो ये सारी योजनाएं जो है वो क्या कर रहा है, पोस्टल डिपार्टमेंट आजकल चला रहा है। और ये कितने साल पुराना है दोस्तों, ये है 150 साल पुराना ये पोस्टल डिपार्टमेंट है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अदर सर्विसेज लाइक इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स एंड सर्विस ऑफ एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर मेनी स्कीम्स। और ये जो है उसके अलावा भी दूसरी भी बहुत सारी सेवाएं देता है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, जो म्यूचुअल फंड होता है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने की भी ये सेवा देता है। और फिर ये एजेंट की तरह भी काम करते हैं, जो कि गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स योजनाएं चल रही है तो वो गवर्नमेंट की योजनाओं के अंदर भी इनका हिस्सा रहता है, यानी कि ये एक उनके एजेंट के तौर पे ये लोग काम करते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ पेइंग रिटायरमेंट पेंशन, और ये लोग पेंशन की भी योजना ये लोग निकालते हैं, यानी कि ये भी एक तरह का क्या होगा, इंश्योरेंस पॉलिसी होगी। ये इस तरह की पॉलिसी देते हैं कि हम अगर उसमें हमारा सेविंग करें तो बाद में फिर हमें पेंशन के तौर पे पैसा मिलता रहे। इट हैज़ गॉट लाइसेंस टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विस एंड हिंस इट एक्ट एज अ बैंक टू इट्स कस्टमर, और इसे अब बैंकिंग के तौर पे काम करने का भी अब इसे यहाँ पे लाइसेंस मिल चुका है। पोस्टल डिपार्टमेंट है तो देखिए आप कितने वेरियस सर्विसेज ये दे रहा है कि पोस्टल भी दे रहा है, लाइफ इंश्योरेंस भी दे रहा है, म्यूचुअल फंड भी दे रहा है, फिर स्मॉल सेविंग डिपॉजिट्स का भी काम कर रहा है, और अब इसे बैंकिंग का भी इंश्योरेंस मिल गया तो अब ये एज अ बैंक भी यहाँ पे एक्ट कर सकते हैं। देयर आर मोर देन 1,50,000 पोस्ट ऑफिस इन इंडिया। इंडिया के अंदर देखा जाए तो कितने पोस्ट ऑफिस है, 1,50,000 पोस्ट ऑफिस है। आउट ऑफ इट ऑलमोस्ट 90% आर सेट अप इन रूरल एरियाज। इट प्रोवाइड्स फॉलोइंग सर्विसेज, और 1,50,000 जो पोस्ट ऑफिस इंडिया के अंदर है उसमें से 90% जो है वो किस एरिया में है, रूरल एरियाज के अंदर यहाँ पे उसकी स्थापना यहाँ पे एस्टेब्लिश्ड है। और ये कौन कौन सी सेवाएं देता है, अब यहाँ पे वन बाय वन हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे कि ये कौन कौन सी हमें फैसिलिटीज़ देते हैं।
सबसे पहला है जनरल पोस्ट एंड लेटर्स। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन कैन बी सेंड थ्रू पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर कवर्स एक्सेट्रा। जनरली जो हम लोग लेटर्स लिखते हैं अभी के टाइम पे, तो जब से ईमेल आ चुका है तब से पोस्ट रिटर्न जो है हम लोग लेटर्स लिखने का अभी बहुत कम हो चुका है। लेकिन जब आज से थोड़े सालों पहले जब ईमेल और इतना नहीं होता था, जब इंटरनेट का यूज़ नहीं होता था, तभी ज़्यादातर कम्युनिकेशन किससे किया जाता था, जनरल पोस्ट से ही किया जाता था। यानी इनलैंड लेटर लिखा जाता था या तो फिर पोस्ट कार्ड लिखा जाता था। द नेक्स्ट वन इज द रजिस्टर्ड पोस्ट। ये आज की तारीख में भी रजिस्टर्ड पोस्ट होता है। पोस्टल डिपार्टमेंट प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ रजिस्टर्ड पोस्ट। सच पोस्ट आर डिलीवर्ड बाय द पोस्टल डिपार्टमेंट फॉर विच द चार्जेस आर मोर देन द जनरल पोस्ट कम्युनिकेशन. If the sender of the post requires a proof in the form of the signature of the receiver, means के acknowledgement, some extra charge will have to be paid. यानी रजिस्टर्ड पोस्ट ये होता है कि रजिस्टर्ड पोस्ट के अंदर जिसने सेंड किया है, बराबर है, पोस्ट जो देना चाहता है यानी जो लेटर भेजना चाह रहा है, अगर उसे ऐसा चाहिए कि सामने जिसने रिसीवर जो है उसको मिल गया, उसका एक्नॉलेजमेंट कि हाँ भाई सामने वाले को मिल गया, तो उसकी सिग्नेचर उसे मिलनी चाहिए कि हाँ सामने वाले व्यक्ति ने उस पोस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है। ऐसा अगर हमको चाहिए तो फिर यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड पोस्ट करना पड़ेगा। और ये जो रजिस्टर्ड पोस्ट जो है वो रजिस्टर्ड पोस्ट का चार्ज थोड़ा जो जनरल पोस्ट से थोड़ा ज़्यादा रहेगा। देन पार्सल सर्विसेज। All products other than those prohibited by law can be sent in the form of parcel from one place to the another. If needed, insurance is taken for the parcel too. Booking of the parcel can be done from any post office. Generally, the sender of the parcel pays fees to the post office. पार्सल सर्विस, अगर हमें कोई सामान भेजना है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो हमें पार्सल की सुविधा भी पोस्ट डिपार्टमेंट हमें देती है। इसके अंदर क्या होता है कि जो कानूनन तरीके से जो गुड्स हम लोग एक जगह से दूसरी जगह हम उसको सप्लाई कर सकते हैं, वैसे गुड्स को ये लोग पोस्ट डिपार्टमेंट क्या करेगा, पार्सल सर्विस के अंदर लेके जाएगा। और अगर उसमें रिक्वायर है अगर इंश्योरेंस की, तो ये इंश्योरेंस की फैसिलिटी भी देगा कि अगर बाई चांस अगर ट्रांजिशन के अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो फिर उसका जो भी होगा वो भुगतान कौन करेगा, इंश्योरेंस कंपनी करेगी। तो उसका इंश्योरेंस भी वो लोग प्रोवाइड करते हैं अगर वो कस्टमर को अगर ज़रूरत है तो। जनरली द सेंडर ऑफ द पार्सल पेज फीस टू द पोस्ट ऑफिस। और इसकी जनरली इसकी जो फीस यानी इसका जो पेमेंट जो है वो जो पार्सल भेजने वाला है वही यहाँ पे इसको पे करता है। द फोर्थ फॉर्म इज वैल्यू पेएबल पोस्ट, VPP. In parallel services, VPP is most popular. Any producer or seller on receiving an order for a product sends a parcel through the postal department, and the receiver of the parcel pays the parcel charges and also the price which is pre-decided to the postal department, which in turn is passed on to the sender. अब ये VPP क्या होता है, सपोज के एक व्यक्ति ने गुड्स पार्सल जो है वो पोस्टल डिपार्टमेंट को दिया, पोस्टल डिपार्टमेंट को ये बोला कि ये पार्सल की कीमत इतनी है, सपोज के 10,000 रुपये का पार्सल है। तो जो व्यक्ति जिसने पोस्टल डिपार्टमेंट को दिया उसने बोला कि ये प्रोडक्ट जो है, गुड्स जो है वो 10,000 की कीमत का है, ये पार्सल आप किसी जिस व्यक्ति के यानी कि जिसको पार्सल मिलना है उस व्यक्ति को आप पहुंचाइए। उस व्यक्ति को पहुंचा के उस व्यक्ति के पास से ये पार्सल का डिलीवरी का चार्ज भी आप उससे कलेक्ट कीजिए, और ये गुड्स की कीमत जो है वो गुड्स की कीमत भी आप 10,000 रुपये है वो उसके पास से लेके आइए। और वो लेके आने के बाद फिर आके जिसने पार्सल यहाँ से भिजवाया था उसको ये पैसा पोस्टल डिपार्टमेंट वापस देगी। तो इसे बोलते हैं VPP यानी कि वैल्यू पेएबल पोस्ट। यानी हम अगर पार्सल भेजते हैं तो हमारे पार्सल की जो कीमत है वो पार्सल की कीमत यानी गुड्स जो भेज रहे हैं वो गुड्स की कीमत भी जो है वो पोस्टल डिपार्टमेंट हमारे सामने वाली पार्टी के पास से लेके आएगा, और हमें यहाँ पे कोई चार्ज भी नहीं देना। उसका जो भेजने का जो चार्ज है वो चार्ज भी कौन भरेगा, हमारी सामने वाली पार्टी भरेगी। तो इसको बोलते हैं VPP। उसके बाद है स्पीड पोस्ट पार्सल, यानी जो फास्ट पोस्ट यानी कि तुरंत पहुँचाना है, तो इसके लिए क्या आता है, स्पीड पोस्ट आता है। The postal department guarantees to deliver the post or parcel within a stipulated time within the places decided in the India। यानी कि जहाँ पे स्पीड पोस्ट की सुविधा उपलब्ध होगी उस प्लेस के ऊपर वो बहुत ही कम समय के अंदर ये लोग वहाँ पे पहुँचाने की कोशिश करते हैं और फटाफट वहाँ पे डिलीवरी भी करते हैं। द चार्जेस आर हायर फॉर द स्पीड पोस्ट और पार्सल देन जनरल पोस्ट एंड पार्सल। इट कैन ऑल्सो बी इंश्योर्ड इफ रिक्वायर्ड।
तो स्पीड पोस्ट के द्वारा अगर हम कोई भेजते हैं तो उसका जनरली जो पोस्ट जो भेजते हैं उससे उसकी कीमत जो होगी वो यहाँ पे ज़्यादा होगी। और अगर हमें चाहिए तो हम इसका यहाँ पे भी हम जो गुड्स अगर पार्सल भेजते हैं तो उसका इंश्योरेंस करवाना तो हम लोग करवा सकते हैं। उसके बाद आता है एक्सप्रेस पार्सल। दिस सर्विस इज अवेलेबल फॉर बोथ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस यूनिट्स। ये जो एक्सप्रेस पार्सल की जो सुविधा है वो कोई व्यक्तिगत के लिए भी है और अगर बिजनेस यूनिट है तो बिजनेस यूनिट के लिए भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है। एक्सप्रेस पार्सल इज सेंट वेरी स्पीडली विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट। तो जो नक्की किया होगा उस टाइम लिमिट के अंदर उसको वहाँ पे पहुँचाया जाएगा। पोस्टल डिपार्टमेंट सेंड्स आइदर थ्रू एयर और थ्रू एनी अदर फास्ट रूट। तो इसके लिए पोस्टल डिपार्टमेंट किससे भेजेगी? ये जो एक्सप्रेस अगर पार्सल किया है तो कैसे भेजेगी? बाई एयरक्राफ्ट भेजेगी यहाँ पे, यानी कि हवाई जहाज से भेजा जाएगा ताकि वो गुड्स जो है वो फटाफट डिलीवरी हो जाए। द फीस फॉर दिस इज इवन हायर देन द स्पीड पोस्ट। तो इसकी जो फीस होगी वो तो स्पीड पोस्ट से भी ज़्यादा इसकी फीस रहेगी। देन सेविंग सर्विसेज। अब सेविंग सर्विसेज की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। पोस्टल डिपार्टमेंट जस्ट लाइक बैंक्स प्रोवाइड वेरियस टाइप्स ऑफ सेविंग स्कीम्स। बैंक की तरह पोस्टल डिपार्टमेंट भी अलग अलग सेविंग की सर्विसेज देता है। सर्विसेज लाइक सेविंग अकाउंट, 5 ईयर रिकरिंग डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट्स, मंथली इनकम प्लान, सीनियर सिटीजन सेविंग सर्टिफिकेट, 15 ईयर्स पब्लिक प्रोविडेंट फंड, 5 और 10 ईयर्स किसान विकास पत्र, सुकन्या समृद्धि अकाउंट एक्सेट्रा। यानी ये बैंक के जैसे अलग अलग जैसे अकाउंट्स होते हैं इसी तरह से यहाँ भी हमको अलग अलग फैसिलिटीज़ मिल रही है, जैसे कि सेविंग अकाउंट मिल रहा है, फिर रिकरिंग डिपॉजिट का अकाउंट मिल रहा है, टर्म डिपॉजिट यानी फिक्स डिपॉजिट का मिल रहा है, मंथली इनकम प्लान यानी इंश्योरेंस में के बाद में इतने साल के बाद भरने के बाद हमें हर महीने इनकम मिले ऐसा। फिर सीनियर सिटीजन्स के लिए सर्टिफिकेट्स है यानी उनको पेंशन मिलना। 15 ईयर प्रोविडेंट फंड, 15 साल तक आप उसमें प्रोविडेंट फंड में पैसा कटाओ उसके बाद आपको पैसा मिलेगा। या फिर किसान विकास पत्र है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, ये सारी फैसिलिटीज़ हमें बैंकिंग सर्विस की तरह यहाँ भी मिलेगी। Just like bank, post office saving account can also be opened for which checkbook is given and now there is the facility of the ATM card too। यानी बैंक की तरह ही जैसे कि हमने पहले सुना कि अब इसको बैंकिंग का भी लाइसेंस मिल चुका है, इसीलिए अब ये लोग क्या कर रहे हैं, पोस्टल डिपार्टमेंट हमारा एक सेविंग अकाउंट भी खोलती है, हमें चेक बुक भी देती है पेमेंट करने के लिए, और अब तो हमें एटीएम कार्ड भी यहाँ पे मिलना शुरू हो गया, यानी कि हमें एटीएम की भी फैसिलिटी हमें मिल रही है अभी। रिकरिंग डिपॉजिट क्या है सबसे पहले वो देख लेते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट, अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम द अकाउंट होल्डर हैज टू पे द अमाउंट as decided on or before the pre-decided date to the post office. At the end of 5 years, when the account matures, the entire principal amount along with the interest will be received by the account holder. After 5 years period, if required, the duration of the recurring deposit account can be extended for another 5 years. Recurring deposit account के अंदर इस तरह से होगा कि एक हर महीने एक फिक्स हमने जो अमाउंट नक्की की होगी, यानी जो अकाउंट होल्डर है उसने जो डिसाइड की होगी जो अमाउंट, वो हर महीने उतनी डिपॉजिट उसे उस अकाउंट में करनी होगी, और जो डेट बोली जो फिक्स करी होगी उसी डेट को यानी उसी तारीख या उसके पहले उसे उतनी अमाउंट वहाँ पे डिपॉजिट करवानी रहेगी, और ये उसे 5 साल तक करवाना है। अब 5 साल जब ख़त्म हो जाएंगे तो उसको 5 साल के बाद जो उसका प्रिंसिपल अमाउंट है साथ में उसके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट भी उसको साथ में मिला के उसको दे दिया जाएगा। और अगर ये अकाउंट होल्डर अगर चाहता है कि उसे और भी दूसरे 5 साल के इसको फर्दर इसको कंटिन्यू करना चाहता है तो यहाँ पे उसको कंटिन्यू भी कर सकता है दूसरे 5 साल के लिए, तो इसकी टर्म बढ़ जाएगी। द नेक्स्ट वन इज द टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट इज लाइक फिक्स डिपॉजिट स्कीम अवेलेबल इन द पोस्ट ऑफिस। एज पर स्कीम अकाउंट कैन बी ओपन फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 1, 2, 3 और 5 years एंड फॉर 7 और इन इट्स मल्टीपल। अगर ये क्या होता है, एक फिक्स डिपॉजिट की तरह ही ये टर्म डिपॉजिट अकाउंट होता है, और इसके अंदर जो अकाउंट होल्डर जो होता है वो पोस्ट ऑफिस के अंदर जाके ये अकाउंट खुला सकता है, और इसका जो खोलने का जो ड्यूरेशन है वो कितने साल के लिए होता है, 1, 2, 3, 5 या 7 साल, या तो फिर इसके मल्टीपल के अंदर ही ये अकाउंट की पीरियड रहता है। और ₹200 और इट्स इन मल्टीपल, और ये 200 रुपये या उसके मल्टीपल के अंदर ये अकाउंट खुलता है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन इज डन एवरी 3 months बट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज पेड ऑन ईयरली बेसिस। इसका जो ब्याज जो होता है, जो इसके डिपॉजिट के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलना है वो हर 3-3 महीने पे कैलकुलेट होता है, लेकिन जो इंटरेस्ट जो मिलेगा वो कब मिलेगा, साल में एक ही बार मिलता है। दिस अकाउंट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम
one post office to another, such an account can be closed anytime before the maturity period. और इस तरह का अकाउंट है वो कभी भी ट्रांसफ़र भी हो सकता है। अगर आपकी कहीं पे ट्रांसफ़र हो गई, आप एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हो, तो आपका वो अकाउंट है वो दूसरे जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे ये ट्रांसफ़र भी हो जाएगा, और आप इसकी मैच्योरिटी पीरियड के पहले भी अगर आप इसको बंद करवाना चाहते हो तो बंद भी करवा सकते हो। मैच्योरिटी पीरियड यानी कि अगर हमने 5 साल के लिए अगर हमने फिक्स डिपॉजिट किए तो वो उसको 5 साल जो है तो 5th ईयर जो है वो उसका मैच्योरिटी टाइम है कि जिस दिन हमको वो पैसा मिलना है उसको बोलेंगे मैच्योरिटी डेट। उसके बाद आता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, NSC। Those who want to invest in NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, will have to purchase it from the post office। जिसको ये नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीदना है उसे ये क्या करना पड़ेगा, पोस्ट ऑफिस से जाके खरीदना पड़ेगा। द ड्यूरेशन ऑफ दिस सर्विस, द ड्यूरेशन ऑफ दिस सेविंग सर्टिफिकेट इज 5 और 10 ईयर्स। इस सर्टिफिकेट के जो ड्यूरेशन कितना है, टर्म कितना है, 5 या तो 10 साल है। तो इन्फॉर्मेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट इज गिवन इन एडवांस। इसमें आपको कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है उसकी माहिती जो है, इन्फॉर्मेशन है, वो एडवांस में ही आपको दे दी जाएगी। एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ द 5 और 10 ईयर्स, the amount can be claimed by fulfilling the required formalities from any post office। और 5 और 10 साल की जो मैच्योरिटी है उसकी टाइम पीरियड ख़त्म होने के बाद जो अमाउंट हमें जो मिलनी है वो हमें फॉर्मेलिटीज़ जो होगी, उस रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटीज़ यानी जो उसको जो माहिती चाहिए वो हम उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके हम हमारा पैसा वापस ले सकते हैं। किसी भी पोस्ट ऑफिस पे जाके हम हमारा पैसा, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का पैसा हम लोग हासिल कर सकते हैं, लेकिन मैच्योरिटी पीरियड खत्म होने के बाद। उसके बाद आता है किसान विकास पत्र, KVP। किसान विकास पत्र क्या है? द डिपॉजिटर इन किसान विकास पत्र गेट्स डबल द इन्वेस्टेड अमाउंट आफ्टर 100 मंथ्स और 8 ईयर्स एंड 4 मंथ। जो किसान विकास पत्र के अंदर जो हम लोग इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो हमें 100 महीनों के बाद यानी कि 8 साल और 4 महीने के बाद जितना इन्वेस्टमेंट किया उसका हमें डबल पैसा मिलता है। दिस सर्टिफिकेट इज अवेलेबल ओनली फॉर प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट एंड आफ्टर द मैच्योरिटी डेट द अमाउंट कैन बी क्लेम्ड बाय फुलफिलिंग द रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटीज फ्रॉम एनी पोस्ट ऑफिस। और ये सर्टिफिकेट जो है हमें कहाँ पे, उसके भी कुछ अमाउंट नक्की की गई उतनी ही अमाउंट के तक हम लोग उसमें रख सकते हैं। और इसका जो मैच्योरिटी डेट के बाद हमें इसकी जो इन्फॉर्मेशन जो पोस्टल डिपार्टमेंट मांगेगा वो इन्फॉर्मेशन हम उसको, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन हम उसको प्रोवाइड करेंगे, तो उसके बाद फिर हमें किसी भी पोस्ट ऑफिस के अंदर से हमें हमारा पैसा डबल होके हमें मिल जाएगा। फिर आता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि PPF। PPF ये क्या होता है? Any individual can open an account in public provident fund scheme. The period or duration of this account is 15 years। यानी अगर पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर अगर हमें अकाउंट खोलना है तो हम लोग उसमें खुलवा सकते हैं, लेकिन इसका जो लॉकिंग पीरियड बोलते हैं या इसका टाइम ड्यूरेशन है वो 15 साल के लिए फिक्स है। द मिनिमम अमाउंट टू बी पेड इन दिस अकाउंट इज ₹500 पर एनम। फ्रेंड्स ये 7 है, वो गलती से यहाँ पर टाइपिंग हो चुका है, वो रुपीज़ का सिंबल की जगह पे 7 हो चुका है। जो है वो द मिनिमम अमाउंट यानी कि अगर हमें PPF में अकाउंट खोलना है तो हमें मिनिमम 500 रुपये से हमें अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो 15 साल तक हर महीने ये 500 रुपये हमें हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे। आफ्टर 15 ईयर्स द मिनिमम अमाउंट टू बी पेड इन दिस अकाउंट इज 500 पर एनम। सॉरी, महीने नहीं है, साल में, यानी हम 500 या 500 के मल्टीपल्स के अंदर हम लोग उसमें अमाउंट डिपॉजिट करा सकते हैं और वो ईयरली बेस पे हम लोग करवा सकते हैं। आफ्टर 15 ईयर्स under the prevailing rules the duration of this account can be extended by 5 years every time। और ये रूल के मुताबिक जब ये 15 साल जब खत्म हो जाते हैं तो इसको 5 साल और भी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। दिस अकाउंट कैन नॉट बी क्लोज बिफोर 15 ईयर्स। यानी ये अकाउंट में एक बार अगर हमने शुरू कर दिया तो 15 साल के पहले हम इसको क्लोज नहीं कर सकते। द मनी डिपॉजिटेड इन दिस अकाउंट इज एक्सेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स कैलकुलेशन। और जो हमने अमाउंट इसमें डिपॉजिट करवाई है वो पूरी रकम हमें टैक्स में से इसको हमको उस अमाउंट के ऊपर हमें टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द अकाउंट होल्डर द अमाउंट विल बी गिवन टू द नॉमिनेटेड हायर। अगर जो अकाउंट होल्डर है अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसका जो 15 साल लॉकिंग पीरियड तो है, लेकिन वो लॉकिंग पीरियड पूरा होने के बाद मैच्योरिटी टाइम आने पे उसका जो पैसा, उसका जो लीगल हायरर है उसको वो पैसा अमाउंट मिल जाएगा। अब उसके बाद आता है पोस्टल इंश्योरेंस। प्रायर टू इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एज अ पार्ट ऑफ वेलफेयर स्कीम पोस्टल इंश्योरेंस वॉज स्टार्टेड। इंडिपेंडेंस जब हमारी देश को आज़ादी नहीं मिली थी इसके पहले से पोस्टल डिपार्टमेंट इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही थी। ऑल एम्प्लॉइज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आर एलिजिबल फॉर दिस इंश्योरेंस। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्रीय
जो हमारी सरकार है उसके, या तो फिर हमारे जो स्टेट की जो गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ है, या तो फिर सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, इन सब को, ये सब लोग एलिजिबल है इस पोस्टल इंश्योरेंस के लिए। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसीज अंडर द पोस्टल इंश्योरेंस स्कीम, यानी इसके अंदर पोस्टल इंश्योरेंस जो उसके भी अलग अलग यहाँ पे स्कीम्स है। द साइलेंट फीचर्स ऑफ दिस पोस्टल इंश्योरेंस आर द लोवेस्ट प्रीमियम एंड मैक्सिमम बोनस। और इसका एक छुपा हुआ फीचर ये है कि इसके अंदर जो पोस्टल इंश्योरेंस जो अगर लेते हैं तो उसका जो प्रीमियम जो है वो बहुत ही कम होता है, और उसमें बोनस जो है जो इंश्योरेंस होल्डर को वो सबसे ज़्यादा बोनस यहाँ पे इसको मिलता है। उसके बाद आता है मंथली इनकम स्कीम। मंथली इनकम स्कीम क्या है? दिस स्कीम इज यूजफुल फॉर दोज इन्वेस्टर हु रिक्वायर इंटरेस्ट इनकम ऑन अ मंथली बेसिस। ये स्कीम यानी ये योजना किसके लिए? जो इन्वेस्टर जो एक बार इन्वेस्ट करना चाहता है, उसके बाद उसे जब उसे रिटर्न मिलना है तो रिटर्न उसको किस तरह से चाहिए इन्वेस्टर को, कि उसे हर महीने कुछ ना कुछ इनकम चाहिए। ऐसे इन्वेस्टर के लिए ये स्कीम बनाई गई है, योजना बनाई गई है। अंडर दिस स्कीम इंडिविजुअल और जॉइंट अकाउंट कैन बी ओपन्ड। और इस योजना के तहत आप अकेले भी व्यक्तिगत खोल सकते हैं, या फिर आप किसी और के साथ जॉइंट में रह के भी अकाउंट खोल सकते हैं। दिस अकाउंट कैन बी ओपन फॉर ए पीरियड ऑफ 5 और ये अकाउंट 5 साल के लिए खोला जाता है। एज पर द रिक्वायरमेंट दिस अकाउंट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पोस्ट ऑफिस टू अनदर। और अगर ज़रूरत पड़े तो हम एक पोस्ट ऑफिस से दूसरी पोस्ट ऑफिस पे भी हम हमारे अकाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इफ़ नीडेड द डिपॉजिटर कैन विड्रॉ मनी बेस्ड ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन आफ्टर 1 ईयर। और अगर ज़रूरत है तो 1 साल ख़त्म होने के बाद, यानी ये 5 साल के लिए तो है, लेकिन अगर हमें रिक्वायरमेंट है तो हम 1 साल के बाद उसमें से जो फिक्स किया गया होगा जो टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक, उसमें से हम लोग सर्टेन अमाउंट वहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद आता है मनी ऑर्डर। मनी ऑर्डर इज एन अरेंजमेंट टू सेंड मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अदर थ्रू पोस्ट ऑफिस। मनी ऑर्डर क्या है? एक हमारे लिए कैसी व्यवस्था है कि हम एक जगह से पैसा दूसरी जगह पे भेजना चाहते हैं, तो ये हमें इसकी सर्विस प्रोवाइड करता है। फॉर दिस सर्विस पोस्ट ऑफिस चार्जेस कमीशन। और इस सेवा के लिए पोस्ट ऑफिस हमारे से कुछ कमीशन वसूलेगी। द रिसीवर ऑफ द मनी विल हैव टू साइन ए रिसिप्ट विच विल बी सेंड टू द सेंडर। और जो पैसा जिसको मिला है, जिसको मिलना है, वो व्यक्ति क्या करेगा? पैसा मिलने के बाद उसके ऊपर रिसिप्ट के ऊपर साइन करेगा, और वो साइन किया हुआ वो जो रिसिप्ट होगी वो रिसिप्ट वापस सेंडर को ये पोस्टल डिपार्टमेंट वापस भेजेगी। पोस्ट ऑफिस has स्टार्टेड इंस्टेंट मनी ऑर्डर IMO। पोस्ट ऑफिस ने अब क्या शुरू किया है? IMO किया है। बाय यूजिंग ऑनलाइन टेक्नोलॉजी थ्रू विच अमाउंट to the extent of rupees 1000 to rupees 50,000 can be sent to any part of India within a day। तो पोस्टल डिपार्टमेंट ने अब ऐसी भी इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र करने के लिए, इंस्टेंट मनी ऑर्डर ट्रांसफ़र करने के लिए भी अब नई योजना चलाई है। इसके अंदर क्या है? 10,000 1,000 रुपये से लेके 50,000 रुपये तक विद इन इंडिया हम लोग एक ही दिन के अंदर हमारा पेमेंट वहाँ पे पहुँचा सकते हैं। व्हेन द सेंडर रीड्स post office and after paying money and commission immediately a secret number is sealed envelope is given to him। जब अगर हमें किसी को पैसा भेजना है तो अगर हम उसको वहाँ पे पैसा भी दे देंगे कि भाई ये 50,000 रुपये हमें किसी को ट्रांसफ़र करना है, तो 50,000 रुपीज़ प्लस कमीशन हम उसको दे देंगे, तो इमीडिएटली वो लोग हमें कहेंगे एक सीक्रेट नंबर देंगे, हमें एक नंबर हमको दिया जाएगा, यानी कि रेफरेंस नंबर, जैसे हम लोग नेट बैंकिंग में करते हैं तो ऐसा एक रेफरेंस नंबर हमको दिया जाएगा। द सेंडर गिव्स दैट सीक्रेट नंबर टू द रिसीवर। और जो सेंडर जो है, जिसने पैसा यहाँ पे दिया है भेजने के लिए, वो सीक्रेट नंबर उसको मिल गया। अब ये सीक्रेट नंबर रिसीवर को, सेंडर किसको भेजेगा? रिसीवर को, जिसको ये पैसा मिलना है। व्हेन द रिसीवर प्रेजेंट अ फोटो ID एंड सीक्रेट नंबर ही कैन रिसीव मनी फ्रॉम एनी डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिस। फिर जो रिसीवर जो है, हमने उसको यहाँ से सीक्रेट पासवर्ड हमने उसको भेज दिया, अब वो पासवर्ड लेके, उसका खुद का आइडेंटिटी प्रूफ लेके वो कोई भी पोस्ट ऑफिस पे जाएगा, डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिस पे जाएगा, तो वहाँ पे उसको दिखाएगा कि भाई ये सीक्रेट पासवर्ड है और ये जो इंसान के नाम पे आने वाला है वो मैं खुद हूँ और ये मेरा आइडेंटिटी प्रूफ है, तो वहाँ पे उसको उतना पैसा उसको तुरंत मिल जाएगा। रिसेंटली द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट started e-money order EMO। एट प्रेजेंट दिस सर्विस इज मेड अवेलेबल इन द डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिस ओनली। आज के टाइम पे ये फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन कुछ सीमित ब्रांचों पे ही ये फैसिलिटी अवेलेबल है। थ्रू EMO मनी कैन बी रिसीव्ड बाय द रिसीवर द वेरी नेक्स्ट डे एट हिज एड्रेस। तो इसके जरिए क्या होगा कि दूसरे दिन ही उस रिसीवर को पैसा मिल जाएगा। ₹1 to ₹5,000 कैन बी सेंड थ्रू EMO। 1 रुपये से 5,000 रुपये तक हम लोग EMO के जरिए हम लोग क्या करते हैं? पैसा
भेज सकते हैं। ये ईएमओ के जरिए पैसा, वो था हमने जो भी पढ़ा था वो आईएमओ था। आईएमओ के अंदर 1000 से 50,000 और रिसीवर को सीक्रेट कोड दिया जाएगा, तो रिसीवर खुद वो ब्रांच पे जाएगा, तो ब्रांच पे उसको पोस्टल डिपार्टमेंट वाले उसको पैसा दे देंगे। और यहाँ पे ईएमओ जो है, ईएमओ के अंदर क्या होगा, 1 रुपये से 5,000 रुपये तक भेज सकते हैं, और यहाँ पे पोस्टल डिपार्टमेंट जाके उसके नेक्स्ट डे उसको वहाँ पे पहुँचा देगा। The postal department uses web services and computer network to send money. तो इसके लिए पोस्ट डिपार्टमेंट क्या करेगा, कंप्यूटर और नेटवर्क का इसमें इस्तेमाल करेगा। एज ईएमओ यूजेस ऑनलाइन टेक्नोलॉजी, द सेंडर ऑफ द मनी विल हैव टू गो टू द पोस्ट ऑफिस पर्सनली और विजिट द वेबसाइट ऑफ द पोस्टल ऑफिस थ्रू हिज पर्सनल कंप्यूटर और मोबाइल फोन एंड फिल अप ऑनलाइन फॉर्म। तो ईएमओ की अगर हमें फैसिलिटी चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हमें पैसा भेजना है तो हमें खुद ब्रांच पे चल के जाना पड़ेगा पोस्ट ऑफिस पे, या फिर हम हमारे पर्सनल कंप्यूटर या तो मोबाइल के अंदर से भी नेट का इस्तेमाल करके उसमें जो ऑनलाइन फॉर्म होता है वो प्रोसीजर भर के हम लोग इसको हासिल कर सकते हैं। द सेंडर शुड फिल अप द नेम, एड्रेस एंड पिन कोड ऑफ द रिसीवर। तो यहाँ पे सेंडर जिसको भेजना है, जो व्यक्ति भेजना चाहता है, उसे जिसको भेजना चाहता है यानी रिसीवर जो है, रिसीवर का नाम, एड्रेस और उसका पिन कोड वहाँ पे लिखना पड़ेगा। विद इन 24 आवर्स मनी इज पेड टू द रिसीवर एट हिज एड्रेस। तो 24 घंटों के अंदर जो रिसीवर है उसके एड्रेस के ऊपर ये पैसा मिल जाएगा। एट द टाइम ऑफ द रिसीविंग मनी प्रूफ ऑफ फोटो आईडी शुड बी प्रेजेंटेड बाय द रिसीवर। और जब वहाँ पे पोस्टल डिपार्टमेंट उसके घर पे, रिसीवर के घर पे जाके अगर डिलीवरी करने जाता है उसको पैसे, तो सामने रिसीवर को उसे कुछ फोटो आइडेंटिटी प्रूफ क्या देना पड़ेगा। Along with money, if needed, one message out of pre-decided message can be sent to the receiver। और पैसों के साथ अगर कोई मैसेज भी देना चाहते हैं तो यहाँ पे साथ में मैसेज भी डिलीवर किया जाएगा। अब लास्ट पॉइंट है अदर रिलेटेड सर्विसेज। पोस्टल डिपार्टमेंट प्रोवाइड्स अदर सर्विसेज लाइक परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन करेंसीज, ट्रैवलर्स चेक इन फॉरेन करेंसी। यानी ये अभी हमने जितनी सर्विसेज हमने अभी जितनी भी देखी, उसके अलावा भी बहुत सारी सर्विसेज है जो देता है, जैसे कि हमें फॉरेन एक्सचेंज की फैसिलिटी देता है। फॉरेन की जो करेंसी उसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके, या तो इंडियन रुपीज़ है उसको हमें डॉलर में या किसी और फॉरेन की करेंसी में हमको कन्वर्ट करने की भी फैसिलिटी मिलती है। ट्रैवलर्स चेक इन फॉरेन करेंसी, अगर हमें इंडिया से किसी और कंट्री में जाना है घूमने के लिए, तो वहाँ जो हमें करेंसी चल रही है उसकी करेंसी का हमें यहाँ से चेक भी जो है वो ट्रैवलर्स चेक हमको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। फिर डेबिट कार्ड इन फॉरेन करेंसी के का डेबिट कार्ड हमें प्रोवाइड करेगी। ड्राफ्ट इन फॉरेन करेंसी, जो डिमांड ड्राफ्ट होता है वो फॉरेन करेंसी का मिल सकता है। फिर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एजेंसी, सर्विसेज फॉर वेरियस स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज एन एजेंट। और इंडिया की जितनी भी और कोई भी योजनाएं चलती है उसका एज ए एजेंट वहाँ पे हमको सर्विस देगा। बैंकिंग सर्विस हमें मिलती है, डिपॉजिटिंग पेंशन मनी इन द सेविंग अकाउंट ऑफ द पेंशनर्स, रेलवे टिकट बुकिंग एक्सेट्रा। अब तो पोस्टल डिपार्टमेंट जाओ तो रेलवे टिकट बुकिंग भी होती है, अब पोस्टल डिपार्टमेंट पे जाओ तो आपको पासपोर्ट भी वहाँ से बन जाता है। तो बहुत सारी फैसिलिटी है जो हमें पोस्टल डिपार्टमेंट देता है। हम सिर्फ पोस्टल डिपार्टमेंट को यही समझते हैं कि उनका सिर्फ काम है डाकिया डाक लाया है, बस वही हम समझते हैं कि पत्र का एक सिर्फ इधर से उधर लेके जाने का उसका काम है। लेकिन नहीं फ्रेंड्स, ये हमारी सोच गलत है। आज के टाइम पे देखा जाए तो पोस्टल डिपार्टमेंट है वो सबसे ज़्यादा उसके पास सर्विसेज है, यानी उसके पास सबसे ज़्यादा काम है अभी। People have great faith in the postal department as it is under the direct ownership of the government of India। और पोस्टल डिपार्टमेंट के ऊपर लोगों को सबसे ज़्यादा भरोसा भी है क्योंकि ये डायरेक्ट किसके अंडर में आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो मैंने पोस्टल डिपार्टमेंट के बारे में जो समझाया है ये पूरा आपको समझ में आया होगा, और आपका जो नज़रिया जो है पोस्टल डिपार्टमेंट की तरफ, यानी कि बहुत पुराना है, अभी इसकी कोई सुविधाओं का कोई अगर अभी इस्तेमाल नहीं करता होगा तो ये आपका नज़रिया भी अब चेंज हुआ होगा, क्योंकि आपने देखा कि ये कितनी विविध प्रकार की ये फैसिलिटीज़ और सर्विसेज हम लोगों को आज की तारीख में भी ये देता है। और देखा जाए तो 90% ये रूरल एरिया के अंदर ये वर्क कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे आपके क्वेश्चन कमेंट में लिख के भेज सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स आप लोग आपके रिव्यूज़ भी मुझे कमेंट में लिख के भेजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।